Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good and rainy morning. Assalamualaikum जी, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वैसे मज़े में बिल्कुल नहीं है नाज़रीन और हाज़रीन। आप सोच रहे होंगे कि मैं अर्मिला तो आ गई हूँ, इमरान क्यों नहीं आए। इमरान अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं, क्योंकि जिस मुशक्क़त के साथ आज हम ऑफिस पहुँचे, मेरे ख्याल से हम नहीं सब लोग, और हम थोड़ा कुछ कोशिश कर रहे थे कि टाइमली आने की करें, और लेकिन पानी के हालात और वाक़यात कुछ बहुत संगीन है। लाहौर भर में जी आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त और मूसलाधार बारिश हो रही है कल रात से, बल्कि इनफैक्ट कल से ही। ये कुछ मनाजिर जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज सुबह के मनाजिर और हमने खुद बनाए हैं कि आपको अपनी आंखों से ये हाल दिखाए लाहौर शहर का, लाहौर की सड़कों का। ऑफिस के बाहर ले कर लें, गुलबर्ग की बात कर लें, DHE की बात कर लें, दीगर इलाकों की बात कर लें, इतना शदीद पानी खड़ा है। मैं भी बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ और पानी में से तैर के पहुंची हूँ। तो मैं आज अपने प्रोड्यूसर साहब को गई थी कि मैं कहा मुझे तमगा शुजात या तमगा जुर्रत मिलना चाहिए इस बात के ऊपर, क्योंकि और हमारे साथ एक कैमरामैन भी है, फिर हमारी टीम है, बेचारे आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं ऑफिस के अंदर। लेकिन जी अल्लाह करे कि ये बारिश के बाद के जो हालात हैं इससे कुछ नुकसान ना हो, दो कि काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं ये पॉश इलाके हैं, लेकिन ये वो इलाके भी हैं जहाँ पे अभी हम उस तरह से गए नहीं हैं या हमें आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमें फुटेजेस आएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जी ये प्री मॉनसून स्पेल है जिसका आगाज़ हुआ है लाहौर के अंदर, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो है बारिश हुई। उसके बाद आज लाहौर, बल्कि इनफैक्ट कल ही लाहौर से हमने देखा इस्लामाबाद में भी कल बारिश हो रही थी। मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं वहीं पे थी, तो मुझे आइडिया हुआ कि वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी। इसके बाद थोड़ी सी बारिश से गर्मी का जोर टूटा, और फिर जब आप लाहौर एंटर हुए तो लाहौर में भी उसी तरह से बारिश हो रही थी। और ये मनाजिर बिल्कुल जो कह रहे ना लाइव समझ लें, कुछ 10-15 मिनट पहले के मनाजिर है, क्योंकि हमारी टीम मेंबर जिसको जो फुटेज मिल रही थी वो हमारे साथ शेयर कर रहा था। सो लिहाजा जी महकमे मौसमियात के मुताबिक जी प्री मॉनसून जो ये बारिशें हैं, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, पेशावर हो, गुजरांवाला हो, लाहौर हो, यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं। और जबकि मरी गलियात की बात करें, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो ख़ास तौर पे एहतियात करें, क्योंकि आज अगर हमें ऑफिसेज आने में इतनी मुश्किल हुई है, तो ये जो अर्बन फ्लडिंग वाली बात है, क्योंकि बारिश अभी रुकी नहीं है, बारिश मुसलसल हो रही है, तेज़ हो रही है। जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी मैं आपको कुछ ही देर में बता दूंगी कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। लेकिन ये बारिश जो है इतनी ज़्यादा है, और मेरे को एंकर नहीं पहुंचे। आप ये सोचें कि मतलब कितनी को बारिश हो सकती है कि इमरान हसन अभी स्टूडियोज़ उनका फ़ोन आया था, मुझे कह रहे थे कि जी मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, ही विल जॉइन अस मोस्ट प्रॉबेबली कुछ ही देर के अंदर। लेकिन जो तमाम लोग ऑफिस जा रहे हैं और जिनका प्लान था कि आज कुछ ट्रैवल करेंगे, ईद की छुट्टी आ रही है, ईद पे भी आपको इतनी बारिश मिलेगी, क्योंकि ईद के हवाले से भी महकमा मौसमियात की यही प्रोडिक्शन है कि जो बारिशों का ये स्पेल है 30 जून तक जारी रहेगा। इट्स ऑल 26 टुडे, और इसके बाद अभी 4-5 दिन मज़ीद बारिशें होंगी। अभी मैं सुबह यही कंसर्न डिस्कस भी करी थी कि जो ईद के दिनों में बारिश होती है, चूँकि ये बकरा ईद है और इस ईद पर ऑब्वियसली जानवरों की कुर्बानी भी करनी होती है, शहरियों को दीगर मसाइल भी होते हैं, जो आलाइशों वाला मामला है और उसमें बारिश का होना, ये मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर इस पर बहुत ज़्यादा इसको सोचने की भी ज़रूरत है और इस पर काम करने भी, क्योंकि आलाइशों के मामले पे फिर जो स्मेल और दीगर बीमारियों का खदशा होता है। सो इसको चूँकि हमें ऑलरेडी महकमा मौसमियात ने सवार से वार्न किया है अर्बन फ्लडिंग को लेके, सो लेट्स होप कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी इस पर गौर करे और इसको बेहतर अंदाज में एग्जीक्यूट करे। जैसे जैसे जी हमें बारिश के हवाले से अपडेट मिलेगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। मीनवाइल हमारे पास एज यूजुअल आज के शो में, चूँकि इट्स मंडे, तो मंडे के शो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे पहले हमने सोचा कि हम इकॉनमी के हवाले से बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। सानिया 9
9 मई के हवाले से भी हमने बात की है, लेकिन इकॉनमी के हवाले से हम बात करेंगे, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। बिल आखिर जो है जी, हुकूमत IMF के सामने ढेर हो गई है और मालियाती इदारे के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर करने की शराइत भी मान ली गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जी पेरिस में IMF की जो MD है उससे मुलाकात की है और साथ साथ अमरीका और बरतानिया के हवाले से भी मदद उन्होंने तलब जैसे की थी, हमें पता है, मगर IMF ने वाज़ेह किया था कि बजट में जो वाज़ेह तब्दीलियाँ अगर वो नहीं हुई, इसके बगैर मुआहिदा मुमकिन नहीं है। हफ्ते के रोज ही वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया। साथ साथ उन्होंने पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दी और इसके साथ साथ जी 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी लगाए गए हैं और साथ साथ हुकूमत ने जो जारी अखराजात है इसमें 85 अरब रुपए की कमी भी कर दी है। इसके साथ साथ दरामदात पर पाबंदी खत्म कर दी गई है और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने तमाम LCs भी खोल दी हैं। इसके अलावा जबकि ग्रेड 17 के हवाले से अगर हम बात करें तो तमाम मुलाजिमीन को एक ही इदारे से पेंशन मिलने का ऐलान किया गया है। दूसरी जानिब जी कौमी असम्बली के हवाले से अगर हम बात, तो तरामीम के बाद जो वफाकी बजट है इसमें 2023-24 की मंजूरी दे दी गई है और इसके मुताबिक टैक्स वसूलियों का जो हदफ है 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए कर दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे जी कि इकॉनमी के हवाले से और साथ साथ जबकि पेंशन अदायगी जो है 761 अरब रुपए से बढ़ाकर 800 यानी कि 801 अरब रुपए कर दी गई है, जबकि फाइनेंस बिल में मजीद जो तरामीम है उसके तहत 215 के नए टैक्सेस आयद की गए हैं। फाइनेंस बिल के हवाले से IMF शराइत को लेकर जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स था उसको 1 से बढ़ाकर 2% मुकर्रर कर दिया गया, जबकि मजमूई तौर पर 438 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी आयद किए गए हैं। और IMF की बहाली की जो कीमत है, हम इस पे बार बार बात भी करें कि जो IMF प्रोग्राम, इसकी बहाली की जो कीमत है वो आपके अनफॉर्चुनेटली तनख्वाहदार तबके के ऊपर बर्डन आएगा। ऑब्वियसली हम जब भी हुकूमत इस हवाले से IMF के साथ मुआहदे के फेज़ में जाती है, शराइत मानने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो शराइत तो मान ली जाती हैं, उस पर सख्त जो कह लें एक्शन भी लिया जाता है, यानी सख्त शराइत की जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली IMF की तरफ से मज़ीद डू मोर का मुतालबा किया जाता है। और इस बार भी पेरिस में जब IMF की जो MD से मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, उसके बाद मजीद कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ हैं, हमारे मईशत हैं, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल और बारिश को आप इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी हद तक, एम आई राइट? आई होप कि एंजॉय ही कर रहे हैं, बिल्कुल। आई होप एवरीवन इज वेल। इतनी बारिश हुई है, एंजॉयबल है, मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया, बट यू नो लोगों के लिए कई तकलीफें भी इससे आती हैं ट्रैवल में और दूसरी चीज़ों में, बट यस यू आर राइट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये जो बजट तरमीमी बिल कौमी असेंबली में पास हुआ है, IMF के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हुकूमत ने कुछ स्टांस लिया हुआ था, वज़ीर ख़ज़ाना भी बार बार कह रहे थे, लेकिन हम थोड़े होपफुल नहीं थे कि IMF से जो मुआहदा ये कंप्लीट होगा। कुछ बजट तरामीम के हवाले से जो IMF की शर्त थी उसको आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सूरत हाल में? देखिए अर्मिला, बात यह है कि पाकिस्तान के पास बहुत अरसे से, जब भी मैंने आपसे बात किया तो मैंने ये कहा कि एक्चुअली IMF से या अब कर लें या बाद में कर लें, दैट इज योर बेस्ट ऑप्शन। पॉलिसी ए जो है वो यही है कि IMF हो जाए, पैसे IMF के आ जाएं, इसलिए कि उससे लिंक्ड बहुत से और पैसे हैं, सऊदी, UAE, वर्ल्ड बैंक, मल्टीलैटरल्स। पाकिस्तान के ज़र मुबादला 4 अरब डॉलर पे खड़े हैं, ये भी चाइना की वजह से है। अगर चाइना ने इतना बैकस्टॉप ना किया होता, अगर इतना ना हमें हेल्प की होती, तो शायद ये पोजीशन ना होती। अब जो आखिरी बात रह गई थी इनके साथ, वो पहले तो फाइनेंसिंग की बात थी। फाइनेंसिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश शायद पैदा हुई होगी। उसके साथ साथ बजट में उन्होंने ये कहा कि आप कुछ अहदाफ जो हैं वो उस तरह रखिए जो हमसे फ्रेमवर्क जो है तय हुआ है, जिसमें बजट का खसारा कम से कम कीजिए। और दूसरी बात और उसमें ये भी है कि एक हमने एमनेस्टी सी $1 लाख की दी हुई थी, उस $1 लाख की जो एमनेस्टी है उस पे IMF इसलिए अनकंफर्टेबल था कि हमने लिखा हुआ है अपनी मेमोरेंडम ऑफ पॉलिसीज में, जो उनके साथ तय किया हुआ है कि ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ प्रोग्राम हम कोई एमनेस्टी नहीं, तो यू नो वो $1 लाख की एमनेस्टी भी विड्रॉ कर ली। कुछ नए टैक्सेस लग गए, कुछ 85 बिलियन एक्सपेंडिचर कम हो गए। सो ऑल इन ऑल आई मीन ये थोड़ी सी कंफर्टिंग न्यूज है कि हमने कंप्लाई किया है
with what we have agreed with the fund, और इससे एक उम्मीद बंधी है, तो टाइम कम है कि इस वीक में there will be some more movement and we may be able to complete the 9th review. मेरी आपसे जब भी बात हुई है मैंने आपको कहा है कि IMF is Pakistan's best option, otherwise बाकी options are not as comforting. बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर खाकान, अभी आपने खुद भी मेंशन किया कि कंफर्टिंग न्यूज़ है, नो डाउट इट इज़, लेकिन इससे पहले भी हम माजी में अपनी जो कुछ एक्सपीरियंसेस या जो भी आपको बेहतर तौर पे पता है कि जब भी हम IMF के साथ उनके मुतालबात मानते हैं, हम आवाम पे बर्डन डालते हैं, चाहे वो टैक्सेस की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो, आप करने के बाद भी IMF का कोई नया कंसर्न आता है, दो कि हमारे पास अभी सेफेस्ट ऑप्शन है जो सेट के IMF ही है। ये जो अब नई तरमीम की गई हैं, इसके बाद आपको लगता है कि हमें होपफुल होना चाहिए या मज़ीद कोई कंसर्न आ सकता है IMF की जानिब से? चूँकि वही बात है कि हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इलेक्शंस के हवाले से में कुछ क्लियर पिक्चर हमारे सामने नहीं है। सो डू यू सी कि खुदा न खास्ता में मज़ीद कुछ डिमांड आ जाए IMF की जानिब से 30 जून, चूँकि हमारा 9th रिव्यू की आखिरी डेट है? तो मेरा बात इस तरह से है कि पाकिस्तान ऑब्वियसली जो आज डिफिकल्टी है, जो आज चैलेंज है, वो शायद पहले इसलिए नहीं फेस हुआ कि इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी लोकल है, हालात अच्छे नहीं हैं, इंटरनेशनल भी हालात कोई फेवरेबल नहीं, बिल्कुल। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ी हुई है, इलेक्शन साइकिल जो है वो 1.5-2 माह में शुरू हो जाएगा, जिसमें एक केयर टेकर सेटअप आ जाएगा। इसमें IMF भी ऑब्वियसली कंफ्यूज भी हो जाता है कि वो क्या करे और ओवर केयरफुल हो जाता है। फिर तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान और IMF का एक रिलेशनशिप बहुत कंफर्टेबल नहीं है। एक तो होता है कि एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप हो दोनों ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशंस का, पाकिस्तान की अथॉरिटीज का भी और IMF का भी। हमने चूंकि बारहा उनसे एग्री करके कई चीजें नहीं की, फिर उन्होंने एक्स्ट्रा पुश करना शुरू किया टू मेक श्योर। एक और आंसर जो लोकली हम नहीं देख पाते वो ये है कि बहुत से ममालिक डेट के डिस्ट्रेस में है, यानी कि उन पे डेट का प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो IMF ओवर केयरफुल भी है कि ये ना हो कि पाकिस्तान IMF में होते हुए खुदा ना खास्ता कोई और मुश्किल में आ जाए तो उनकी रेपुटेशन जो है वो एट स्टेक आ जाए। तो जब ये सब चीजों को देखते हैं, मेरा ख्याल है कि शायद अगर होना होगा तो इससे आगे शायद कोई चीज नहीं मांगी जाएगी। दिस इज माय बेस्ट गेस नाउ। ओके, परफेक्ट। इसके साथ साथ डॉक्टर खाकान, कल हम वजीर खजाना साहब से भी जो उन्होंने फाइनेंस बिल में बड़ी तब्दीलियाँ की, उसमें ये था जो पेट्रोलियम लेवी के हवाले से इन्होंने 85 रुपये से बढ़ाकर रुपये की है, और पिछले दिनों जो रूस से ऑयल आया था उस हवाले से हम बड़े होपफुल थे कि इसके बाद आवाम को रिलीफ मिलेगा। आपको लगता है कि इस लेवी बढ़ने से जो रूस से ऑयल आया था उसमें कुछ आवाम को रिलीफ मिलता नजर आएगा? तो देखिए, बात यह है कि जो हमने 850-900 अरब के करीब कलेक्ट करना है पेट्रोलियम लेवी से, वो IMF को भी और पाकिस्तान अथॉरिटीज को भी, दोनों को ये शायद लगा है कि जो इस वक्त 50 रुपए की लेवी हमने लागू की हुई है उससे शायद ये रकम जो है वो कलेक्ट नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो खपत है, जो डिमांड है, जो ओवरऑल हमने यूज किया है पाकिस्तान में इस साल, वो कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। पेट्रोल में भी, हाई स्पीड डीजल में भी, केरोसिन में भी, क्योंकि इकोनॉमी सुकड़ गई है, चीजें महंगी हो गई हैं। आप और मैं सोचते हैं कि हम कम से कम पेट्रोल और डीजल को इस्तेमाल करें। आप सोचें कि जो ऐसे तबकात हैं जो कि इतनी इनकम नहीं रखते, वो तो हमसे भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से चार्जेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि 60 रुपए करेंगे, बट साथ आई थिंक थोड़ी बेहतर न्यूज ये है कि एक तो रशियन ऑयल का थोड़ा सा इनफ्लो हुआ है, बट इंटरनेशनली इस वक्त भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो जो ब्रेंट की कीमत है वो तकरीबन $74 पर बैरल पे है। ये 85 पे थी, तो उधर थोड़ी सी आपको रिलीफ मिल रही है, और अल्लाह करेगा कि IMF हो जाएगा तो जो रुपए की कदर है उसको मुस्तहकम होना चाहिए, क्योंकि डॉलर इनफ्लोज जो है वो थोड़े से बेहतर होंगे या एटलीस्ट कमजोर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए बहुत अपसाइड ऑन दी जो पेट्रोल प्राइसेस है वो शायद लेवी की वजह से ना देखना पड़े। तो दैट्स अ बेटर न्यूज अगेन फॉर द पब्लिक। ठीक हो गया डॉक्टर खाकान, अब थोड़ी सी टैक्सेशन के हवाले से भी ऑब्वियसली टेक्निकली तो आप हमें बेहतर समझा सकते हैं। इसहाक डार साहब के मुताबिक ये जो नए
टैक्सेस लगे हैं तकरीबन 215 अरब रुपए के इससे आवाम पर बर्डन नहीं आएगा? डू यू रियली थिंक कि इसको कहीं ना कहीं हुकूमत बेहतर तौर पे अगर प्लान करे या चीज़ों को बेहतर तरह से सिस्टमेटिकली इनलाइन करने की कोशिश करे तो वाकई आवाम के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, या फिर आवाम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि ये जो नया बजट है या नई चीज़ें हैं इससे उन पर बर्डन आने वाला है? अभी भी केयरफुल आवाम को रहना चाहिए, इसलिए कि अभी भी ज्यादा टैक्सेशन इनडायरेक्ट की हुई है पाकिस्तान में। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बोझ इन दी एंड आवाम पर ही आता है, लोगों पर ही आता है। तो अगला 6 महीने भी जो है वो केयरफुली गुजारना चाहिए। ठीक हो गया। एंड देन डॉक्टर हकान, ये जो हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से बात की थी, इसको अब मजीद इलेक्शन डेट को लेके और ये सारी चीज़ों को लेके आपको लगता है कि हमारी जो इकॉनमी है इसमें स्टेबिलिटी के लिए एक टाइमलाइन, जो ऑब्वियसली आप माहिर मईशत हैं, आपको बेहतर तौर पे पता है, क्या टाइमलाइन हो सकती है कि चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू होंगी, चाहे वह इकॉनमी के हवाले से हो? लेट्स होप कि एक नई गवर्नमेंट आएगी, वो एक बेहतर प्लान के साथ आएगी और हम आगे मूव कर सकेंगे नवंबर के बाद एक पाकिस्तान प्लान पे, जिसमें हम अपने जो कलीदी काम है जिनकी हम कई दफ़ा गुफ्तगू करते हैं उनको बेहतर कर सकें, प्राइवेटाइजेशन कर सकें, जो हमारे नुकसान हैं उनको कम कर सकें, एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें और एनर्जी सेक्टर को ठीक कर सकें। अगर हम ये 4 काम भी करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई थिंक मुल्क जो है वो थोड़ा सा इलेक्टोरल साइकिल में अगले 5 साल में बेहतरी की तरफ चल सकता है। और जो आप पब्लिक को कोई सवाले से, जिस तरह आप हमेशा आते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबरें भी आप देते हैं, कुछ पॉजिटिव टिप्स भी देते हैं, कुछ कहना चाहें? ये साल केयरफुली गुजारें। आई थिंक दिसंबर के बाद जो कीमतों का बढ़ना है उनकी बढ़ने में कमी हो जाएगी। दैट्स द गुड न्यूज़। ये साल अभी भी जरा केयरफुली गुजारें। जो 2023 पूरा हो रहा है 5 से पूरा हो जाएगा। आई थिंक 24 विल लुक अ लिटिल बेटर देन 23। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। बता रहे थे कि जी अगर इलेक्टोरल साइकिल या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो इकॉनमी पे ऑटोमेटिकली इसका असर पड़ेगा और आवाम को इस बजट में कुछ बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी अच्छी पॉजिटिव खबरें हैं। लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि आइंदा आने वाला साल या ये साल में चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएं, चाहे वो इकॉनमी हो या पॉलिटिकल हमारी स्टेबिलिटी हो। इसी नोट पे जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। नाजरीन और हाजरीन, आपको एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुश आमदीद। बारिशों के हवाले से बात करें जी, मैंने आपको बता दिया प्री मानसून का आगाज़ हो गया है। आपको पता है लाहौरी जब सुबह उठेंगे, इनफैक्ट कल भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा जी, बालाई और वस्ती इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस रहे हैं इस वक्त। और लाहौर में शाम के बाद से ही आपको पता है, कल शाम से ही सुबह सवेरे भी मूसलाधार बारिश जारी है। सड़कें पानी से भर चुकी हैं नाजरीन। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी तेज़ बारिश हो रही है। नारालई की सतह मुसलसल बुलंद है। 50 के करीब फीडर्स पर ट्रिपिंग भी हो गई है। मरी गलियात में भी शदीद बारिश हो रही है। इसके साथ साथ GPO चौक मरी मॉल रोड पर बारिशी पानी बहने लगा है। गुजरांवाला और गिरदोनवा में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। पेशावर और बनू में भी आपको पता है बारिशें हो रही हैं। सो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि अर्बन फ्लडिंग के हवाले से महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है। ये बारिशें कब तक जारी रहेंगी, इनका ड्यूरेशन क्या होगा, इनकी शिद्दत क्या होगी, इसी में बात करेंगे। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो सुबह हम लाहौर की बात मैं तो करूँगी, हमने जो इतनी मूसलाधार बारिश देखी है और साथ साथ सड़कों पर जितना पानी देखा है और अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है, कितने दिन रहेंगी सर ऐसी बारिशें? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये 3-4 दिन का स्पेल है, 30 जून तक या फिर 1 जुलाई तक। कुछ इलाकों में 1 जुलाई तक और कुछ इलाकों में 30 जून तक रहेगा ये सिलसिला। और इसी तरह से कभी दरमियानी और कभी तेज़ और कभी खासी मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। और पंजाब के बेशतर इलाकों में अभी तो सेंट्रल पंजाब और फिर जनूबी पंजाब तक सिलसिला नहीं फैला, लेकिन आगे चलकर ये जनूबी पंजाब की तरफ भी हवाएं फैल जाएंगी। बलोचिस्तान के कई इलाकों में हो रही है, KP के बेशतर इलाकों में बारिश चल रही है। तो अगले 3 से 4 दिन तक चलेगा ये सिलसिला। आज 26 है तो यानी 30 तक या फिर 1 तक कुछ इलाकों में चलेगा। और इस दौरान अच्छी तेज़ मूसलाधार बारिशें भी मुतवक्की हैं, ख़ासकर पंजाब के बालाई इलाकों में और इसी तरह से KP के
बेशतर इलाकों में, ख़ासकर पहाड़ी इलाकों में ऊपर, और मरी साइड पे, और बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला हैं, शुमाली और शुमाल मशरकी अजला हैं जो, उसमें कोयटा, सिब्बी, कल्लात और ऊपर ज़ियारत, चमन, खुजदार, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें। अच्छा सरदार साहब, ये जो अर्बन फ्लडिंग के हवाले से बात है, क्योंकि अभी हम आगाज़ में ही देख रहे हैं, सुबह सवेरे ही जितना पानी हमने रोड्स के ऊपर देखा है, अगर इसी रफ्तार से या ऐसी शिद्दत से बारिश होती रही तो इस तरह के मामलात की भी कुछ है, मसाइल हमारे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया, लाहौर में कल से अब तक असल में बहुत हैवी बारिश हुई है, जो मेन स्टेशन है हमारा एयरपोर्ट पे, और इसी तरह शहर में, तो एयरपोर्ट पे कोई 260 मिलीमीटर से ऊपर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह ये जो जेल रोड वाला ऑफिस है उसमें भी 150-160 मिलीमीटर से ऊपर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो ये सिलसिला अभी चूँकि अगले 3-4 दिन चलना है और इस दौरान खासा हैवी स्पेल भी मुतवक्के हैं, तो बिल्कुल लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का, गुजरांवाला में, और उसके साथ साथ आप कह लें फैसलाबाद में, और फिर जनूबी पंजाब की तरफ आएँ तो वहाँ भी कुछ इलाकों में इस तरह तेज़ स्पेल के नतीजे में ये खदशा है। और ऊपर इस्लामाबाद और रावलपिंडी और फिर मरी और उस तरफ पेशावर और मर्दान, सवाबी वगैरह की तरफ भी इस तरह लो लाइंग एरियाज, खासकर जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पर पानी जमा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इन द एंड सरदार सरफराज साहब, ये जो ईद के दिन है, इसमें भी इतनी ही हम बारिश एक्सपेक्ट करें, इतनी ही शिद्दत की? बिल्कुल जी, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए कि ये स्पेल अगले 3-4 दिन तक रहेगा। तो ईद तो ज़ाहिर है 29 जून को है, तो 29 जून को भी इसी तरह रहेगी, वक्फे वक्फे से, कभी हल्की, कभी दरमियानी, और किसी किसी वक्त तेज़ स्पेल मुतवक्के है। तो ईद भी इसी तरह से गीली बारिश गीली घुसेगी। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया कि ज्वाइन किया हमारे साथ। महकमा मौसमियात चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद थे। मौजूदा जी बारिश की सूरत हाल अच्छी भी है और नहीं भी अच्छी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है रोड्स के ऊपर, और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया है। आइंदा ईद के दिनों में भी बारिशें इसी तरह से, इसी इंटेंसिटी से एक्सपेक्टेड हैं। सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये बारिशें रहमत की बारिश साबित हो। इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी, और मेरी चाय भी आ गई है साथ साथ ना। मैंने कहा इस अच्छे मौसम में चाय भी पीनी चाहिए, और आपको हम दिखाएंगे अपना सेगमेंट फैशन और फन, जिसमें निम्रा नासिर आज हमें बता रही है, एक आर्किटेक्ट से मुलाकात करवा रही हूँ, वो हमें बता रहे हैं कि मौजूदा दौर में घर कैसे बनाए जाएं। तो देखते हैं आज का सेगमेंट फैशन और फन। Architecture, I feel like, has the power to change societies. जो नहीं पढ़ रहे होते हैं उनको बस ये लगता है कि आर्किटेक्ट सिर्फ घर वगैरह बनाते हैं। जो इस चीज़ का प्रोसेस होता है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Architecture is not just about buildings, it's about problem solving. हम लोगों की ज़िंदगियाँ जो होती हैं वो इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर गुजरती हैं। इस डिज़ाइन के थ्रू ही आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। फैशन को हम सिर्फ कपड़ों तक ही महदूद रखें। आज हम जानेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। पाकिस्तान में आए दिन एक नई सोसाइटी बन रही है, जिसकी वजह से घर बनाने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। तो आज हम जानेंगे आर्किटेक्चर के नए ट्रेंड्स और डिज़ाइंस के बारे में, और देखेंगे कि आर्किटेक्चर फैशन की दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आर्किटेक्चर इज़ इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लेक्स है, और सिर्फ ये ड्राफ्ट समझने में जो है 4 साल लग जाते हैं आपको। जैसे कि मैं एक घर देख रही हूँ, तो अभी मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर कभी पढ़ा नहीं है। तो आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे इसको थोड़ा? ये वो ड्राइंग्स हैं जो 2006 में हमने बनाई थी। ये उसकी रूफ टॉप का है कि लाइट किस तरह आएगी और ऊपर मुजस्मा किस तरह होगा। ये बाहर का एक पॉन्ड है जिसमें कमल के फूल भी हैं, मछलियाँ भी हैं वगैरह वगैरह, ग्राउंड की ट्रीटमेंट है। और यहाँ पे जब बारिश होगी तो ये चीज़ें, पानी नीचे किस तरह से आएगा। ये उसका फसाड है फ्रंट। तो इस एरिया को मैंने जो नाम दिया था वो है कैट्स प्लेस। कैट्स प्लेस का मतलब है कि बिल्ली जब अब भी आपके सामने बैठती है तो कुछ सोच रही होती है।
तो ये सोचने वाला एक है। ठीक। अच्छा, जैसे कि मैं देख रही हूँ इसमें ये ट्रीज हैं बहुत ज़्यादा, जी। तो बेसिकली यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि समहाउ इसने पोल्यूशन को भी कैटर कर लिया, इशू को, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के इशू को भी कैटर कर लिया है। लेकिन अब जो हमारी सोसाइटीज़ हैं बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर हैं, लेकिन मुझे उस हिसाब से यहाँ पे पार्क्स हैं, उस हिसाब से यहाँ पे ग्रीनरी नज़र नहीं आती है। तो अब मुझे लगता है कि उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उसके लिए एक लॉ होना चाहिए कि आप इतनी ग्रीन जगह छोड़ेंगे, कोई भी सोसाइटी बनेगी, और इतनी जगह पे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उसमें वो दरख्त लगने चाहिए जो गर्मियों में पत्ते देते हैं और सर्दियों में उनके पत्ते होते गिर जाते हैं। घर को फिर हीट भी मिलना शुरू हो जाती है और अप्रोप्रिएटनेस जो है वो मेंटेन की जाती है। ग्रीनरी ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ भी हैं तो गाड़ी के मुड़ने का जो ज़ाविया है उसके ऊपर ईंटें लगी हुई हैं, तो गाड़ी आराम से यूँ मुड़ के अंदर चली जाती है और यहाँ से यूँ आ जाती है। लेकिन ग्रीनरी इज़ वेरी मच प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जितना चीज़ें कंस्ट्रक्ट की हुई हैं उतने ही दरख्त हैं। अच्छा, यहाँ पे आपकी बहुत पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो मैं देख रही हूँ, लेकिन इसको लेके मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ कि ये किस चीज़ के बारे तो में। इस पेंटिंग का जो कैप्शन है वो है नेस्ट्स, घोंसले जो हैं। इस पेंटिंग में अगर आप ज़रा गौर से देखें तो इसमें ग्रीनरी कहीं पे नहीं है, लेकिन आप ज़रा सा इधर देखते हैं तो आपको लगेगा एक शहर है जो जिंदा भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डिजर्टेड भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सब कुछ करते हुए हम चांद तक भी नए शहर, नई स्कीमें बिल्कुल आ ऐसे रहे ही हैं है। विदाउट एनी थॉट। अच्छा, तो कराची में तो पहले बड़ा मशहूर था कि जो जितनी भी उनकी इमारतें हैं वो बहुत ऊंची आसमानों को छूती हैं, तो यहाँ पे हम आके अब लाहौर में भी यही देख रहे हैं कि नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं जो कि बहुत ऊंची, बहुत लंबी बिल्डिंग्स हैं। वर्टिकल कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि जब आप वर्टिकली जाएं तो ज़मीन की सारी यादें अपने साथ लेके जाएंगे। गली भी आपके पास हो, गार्डन भी आपके पास हो, वो सारी ज़रूरियात इंसान को दें जो उसको 80वें फ्लोर के ऊपर भी हैं और ग्राउंड के ऊपर भी। आपने मुझे भी बताया कि आपने साथ कैन की पर्सनैलिटी के ऊपर स्कल्पचर बनाया है, तो इसके अंदर मुझे एक हाथ नज़र आ रहा है, 2 फेस, एक्चुअली 3 हाथ आएंगे इसमें, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। He was a man, we can say upside down। वो मैंने वो जो नीचे बनाया है जो सीधा हमें नजर आ रहा था उसी तरह का एक ना बिल्कुल उल्टा सा सर। एग्जैक्टली अपसाइड डाउन। तो हाँ, और साथ कैन अक्सर अपना हाथ यूं करके कहते थे ये देखे मैंने अल्लाह लिख दिया है, तो ये सिंपल सा ट्रिब्यूट है साथ कैन के लिए। ठीक है। अच्छा, मैं मोस्टली आर्किटेक्ट्स को देखती हूँ, वो आर्किटेक्चर पे स्टिक करते हैं, वो सिर्फ आर्किटेक्चर का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपका काम देखा, इसमें स्कल्पचर, पेंटिंग, आर्किटेक्ट सब कुछ इन्वॉल्व है। तो आप इतना सब कुछ कैसे करें? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ये हमने खुद ही कुछ फैसला कर लिया है कि आर्किटेक्ट सिर्फ आर्किटेक्चर करेंगे, पेंटर सिर्फ पेंटिंग करेंगे और मुजस्मा साज मुजस्मे बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये एक्टिविटी का नाम बदला है, अंदर से बिल्कुल वही एक चीज़। अच्छा, तो जैसे आजकल पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं उनको बहुत बड़े घर चाहिए, इवन एक लड़की की शादी में तो उसको सेपरेट घर चाहिए और घर भी छोटा नहीं बड़ा घर चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और जगह इतनी नहीं है। ये एक क्रूशल क्वेश्चन है वैसे। जब आप देखते हैं हवाई जहाज़ का डिज़ाइन, हवाई जहाज़ में 1 सेंटीमीटर ना बड़ा होता है, सीट ना छोटी होती है, ना रास्ते बड़े होते हैं, सब कुछ एक ख़ास अंदाज में होता है और ज़रूरत भी सबकी पूरी करे। ज़रूरत सबकी, और वो स्ट्रिक्ट रिक्वायर्ड साइजेज होते हैं। तो हमें अपने घरों में भी वो स्ट्रेटेजी लानी चाहिए जिसमें आप कहें कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट साइज है। जो ही हमारा ये नकल करने वाला बिहेवियर बदलेगा और आप कहेंगे नहीं हमने किसी को नकल नहीं करना, हमने अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, तो हमें वो रैशनैलिटी आ जाएगी। ये ड्राइंग्स जो नज़र आ रही हैं ये बनने से पहले की ड्राइंग्स हैं। एक प्लान बनता है जो स्केल के ऊपर होता है और तमाम चीज़ें उसके अंदर रखी जाती हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर फर्नीचर भी रखा हुआ है, पेंट भी हुआ है, लाइट भी लगी हुई है, प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं और खिड़कियों की ड्रेसअप भी है। फिर जब वो चीज़ें क्लाइंट कहता है कि ये ठीक बन गई हैं तो हम फिर ड्राइंग्स बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के लिए। कॉन्ट्रैक्टर को जो ड्राइंग्स दी जाती हैं वो टेक्निकल ड्राइंग्स होती हैं कि दीवार इतनी मोटी होगी, इसकी फिनिश ये होगी, इसका कद इतना बड़ा होगा और वगैरह वगैरह। मैंने इस सेगमेंट में आपको बताया कि आज के दौर का आर्किटेक्चर और मोहनजोदारो के टाइम का आर्किटेक्चर किस तरह से डिफरेंट है, और साथ ही साथ हम लोगों ने हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स भी देखी।
और हमने जाना कि मॉडर्न प्रॉब्लम जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को डील करने में आर्किटेक्ट्स का क्या रोल है। आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेरे को एंकर तैरते हुए आए हैं, हाँ तैरते हुए आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? मैं इमरान हसन, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। आधा शो आप देख चुके हैं, आधे में चले, हमने कहा भाई आधा ही सही, साथ तो दे दें आपका। इनका हाफ डे चला है आज। लग पानी है लाहौर दे विच, खास तौर पे अगर हम लाहौर की बात करें, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर सिटीज, लेकिन जो हमने आंखों देखा हाल है वो बहुत ही ख़राब है। और उससे भी ज़्यादा ख़राब हाल ये है कि हमें कहीं पे भी ना कोई ट्रैफिक कंट्रोल नज़र आ रहा है और ना ही कहीं कोई इंतज़ामिया का नुमाइंदा नज़र आ रहा है जो कम अज़ कम इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा लोगों को सपोर्ट तो दे दे। छोटी गाड़ियाँ, बाइक बहुत मुश्किल। इमरान, आपका और मेरा रूट सेम ही है, तो हम जिस मुश्किल से आए हैं ये हमें पता है। और इमरान चूंकि लेट हो गए, लेकिन स्टिल इमरान, वैसे आई होप कि आपका सफर सही रहा। नहीं, मुझे सवाब दोहरा मिलेगा क्योंकि मैं ज्यादा देर पानी में रहा हूँ, इनको थोड़ा कम मिलेगा। और वैसे भी मैं तैर के आई हूँ, ये भी तैर के आई है, लेकिन इनकी तैराकी जरा ज्यादा बेहतर थी, ये पहले पहुंच गई मुझसे। तो भाई हालात बहुत खराब है, लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा कम से कम ट्रैफिक पुलिस तो मौजूद रहे। जिन लोगों बेचारों की छोटी गाड़ियां खास तौर पे खराब हो जाती हैं पानी में, खवातीन चला रही हैं गाड़ियां, उनको पुश करने के लिए, वहां से निकालने के लिए तो कोई हो, लोग अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। शहर को बेयारों मददगार छोड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना। और ये मैं लाहौर के मेन इलाकों की बात करूँ, कजाफी स्टेडियम, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, जो मेन इलाके, यहाँ पे हमें कोई लोग नजर नहीं आए हैं। खास तौर पे मैं आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सूरत हाल बहरहाल बहुत ख़राब है और अभी भी पेशगोई मौजूद है। इवन डिफेंस के कुछ इलाकों में जब हम आए तो बहुत बड़ी मिकदार में पानी वहाँ पे भी अरमला मौजूद है, मेन बॉलीवुड के ऊपर। इट्स बेटर, अगर आपके काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपका जाना, तो आप मत जाइए, आप छुट्टी कर लीजिए, क्योंकि आप बड़े चैलेंज का शिकार हो सकते हैं। हम अपने प्रोड्यूसर साहब को इनडायरेक्टली कल के लिए कह रहे हैं। नहीं, he is also been in trouble somehow. Yes, so आज सारी भी हम आज आपको क्या बताएं, हम बड़ी मुख्तसर टीम के साथ आपके लिए शो प्रेजेंट करें। बस आज हम मुजाहिद हैं। बट somehow I was feeling happy कि हम जो भी हो, देखो जैसे भी हम आते हैं और अपना काम करते हैं, सो लोगों को इसके लिए हमें शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। आप हमें शुक्रिया भी अदा करें कि हम आपका साथ देने आते हैं। सुबह तमगा शुजात और तमगा जुर्रत मांग लिया है। तो आपके भी आप पे भी मैंने तमगे मांग लिए हैं, तो अल्लाह तैराकी भी मांगी। अल्लाह करे खैर की बारिश हो, 30 तारीख तक है और लोगों का नुकसान ना हो, और या अगर हो रहा है तो कम से कम हो, अल्लाह करे, हमारी दुआ है। इसी दुआ के साथ एक और बड़ी मुतबर्रिक खबर है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है जिलहज के दिन चल रहे हैं और मैं हमेशा इन दिनों के बारे में कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुबारक दिन इनको करार दिया है, इबादत के लिहाज से, कुर्बानी के लिहाज से। तो हम थोड़ा सा मनासिक के हज की बात कर लेते हैं। रवां साल 1444 हिजरी के हज का आगाज़ आज 8 जिलहज से हो गया है। ये बड़ा अहम दिन है। 160 ममालिक से 20 लाख आज़मीन जो हैं वो हज की ज़बानों पर, जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह की सदा पर, अल्लाह के पुकारने पर लब्बैक कहते हुए पहुँच गए हैं। और आज़मीन हज आज 8 जिलहज का दिन और रात मिना की खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। मिना के 21,92,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर फैले दुनिया की सबसे बड़ी जो खैमा बस्ती आबाद होती है वो इस वक्त अरमला आबाद हो गई है। बिल्कुल, मुक़द्दस मकामात पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जो स्टेशंस हैं, 17 ट्रेन वहाँ पे फ़ाल हैं, 9 स्टेशंस हैं। ये फ़ी घंटा बेहतर अंदाज में नाज़मीन को खिदमात मुहैया करी हैं। 24,000 जो बसें हैं वो भी मुसलसल आज़मीन हज को सफ़र की सहूलियात भी फराम करी हैं, जबकि मनासिक हज 8 जिलहज से 12 जिलहज तक अदा किए जाते हैं। जबकि जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ से आज़मीन मुतय्यन मकियात जो हज से एहराम बांध कर काबा की ज़ियारत के लिए चल पड़ते हैं और काबा पहुँच कर तवाफ़ करते हैं, फिर मना रवाना होते हैं। वहाँ यहाँ पे मैदान अरफ़ात में यहाँ से चलते हैं रात गुजार कर, और यहाँ एक दिन का वकूफ़ होता है और फिर शैतान को कंकरियाँ मारने का मरहला भी आता है। बिल्कुल, ये दिन यौम अरफा कहलाता है। इस रोज़ रुकन आज़म यानी खुतबा हज सुना जाता है। ये रुकन आज़म है हज का, जो कि कल होगा। फिर आज़मीन हुज्जाज कराम की यकीनी तौर पे जो हज की सादत है उससे सरफराज किए जाते हैं। शैतान को कंकरियाँ मारने का मरहला आता है। उसके अलावा हुज्जाज जुमरा अक़बा जाते हैं, वहाँ से वापसी पर तवाफ़ अफ़ादा किया जाता है और फिर मिना जाकर अयाम तशरीक़ गुजारते हैं। इसके बाद हुज्जाज फिर मक्का पहुँचते हैं और तवाफ़ विदा करते हैं और यूँ हज के मनासिक मुकम्मल हो जाते हैं। और वैसे भी हदीस मुबारक है कि अगर आपने हज को तमाम तर खुशी खुजू के साथ कर लिया उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो आपकी मिसाल एक ऐसे बच्चे की सी है जो माँ के बतन से पैदा हुआ। आप ऐसे गुनाह से पाक कर दिए जाते हैं। दूसरी जानिब बरमला बड़ा चैलेंजिंग भी है हमारे हाजियों
के लिए, और अरमला के वालिद भी इस दफ़ा हज पे हैं, तो हमारी उनके लिए भी दुआ है और सब हाजियों के लिए दुआ है कि जो हज करें अल्लाह उनके लिए बहुत अच्छा करे और आसानी से हो जाए। लेकिन गर्मी नीड बहुत गर्मी ज़्यादा है और फिर एज फैक्टर बहुत इमरान मैटर करता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने इस एज के हिस्से में करते हैं हज, तो अल्लाह करे सबके लिए अल्लाह अच्छा बरकत भरा। इस वक्त एक अपडेट आपको देनी है। सरदार लतीफ खोसा साहब साबिक गवर्नर बात करें सुप्रीम कोर्ट के बाद। हम आइन पर अमलदारी करते हैं, हम किसी के जवाब देने हैं, इसका जवाब खुद चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया है। इसलिए हुकूमत को होश के नाखुन लेना चाहिए कि खुदारा इसे सरजमीने बेआईन न बनाइएगा। मैं एक जरा इजाफा इनके कर दूं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ नहीं कर सकती जो उसको नहीं करना चाहिए, वो ये कि वो फिर एक डेट दे दे और क्या इस डेट पे इलेक्शन होंगे। ये मानने को तैयार नहीं होंगे, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना इंटीरियर मिनिस्टर। ये कोई रिसोर्स वसाइल नहीं देंगे इसकी खातिर। ये कहेंगे वो होंगे इलेक्शन तो 8 अक्टूबर को होंगे, तो 8 अक्टूबर को भी नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये अगर अमली इकदाम नहीं लेते इलेक्शन की तरफ, और ये इस तरह की बोतान अंगरेजी करते हैं, और इसने उन्होंने बहुत सारी की है। पहले वो जो जलसा किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर, और मरियम बीबी ने भी और मौलाना फजल रहमान ने भी हरदा सराई की। इनको चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सेल्फ एग्जीक्यूटरी ऑर्डर्स पास कर दें। एक ये कह दें ये इन्होंने तौहीन अदालत की है, इनकी जो जवाब है और इनकी जो पिटिशंस हैं और इनके जो जलसों में तकरीरें हैं वो बजाते खुद तौहीन अदालत है, उसका नोटिस दें। अगर ये पेश नहीं होते कि हम इस बेंच को रिकग्नाइज नहीं करते, तौहीन अदालत में कन्विक्शन का फैसला दे दें। दूसरा फैसला दें कि ये तौहीन अदालत कर दें कि बायस ये डिस्क्वालीफाई हो गए। मैं देखता हूँ कौन सा ये इनमें से कौन सा जो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा वो अपनी नॉमिनेशन पेपर भी दे सकेगा। वहाँ मुखालिफ उम्मीदवार वहाँ आके उसका पहरा देंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और इनको पता लग जाए सबको डिस्क्वालीफाई करे सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत नहीं है। ये खुद जो इनके मुखालिफ उम्मीदवार होंगे वो इनको वो वहाँ झगड़ा करेंगे, इनको दाखिल नहीं करने देंगे कागज। तीसरी बात, इनको कॉस्ट डालें, 5-5 करोड़ का जुर्माना करें। आखिर मैंने फीस ली है चौधरी साहब से। आपने बतौर दरखास्त आपको फोड़ी नहीं कर सकता। मैं 100 रुपया फीस दी। 100 रुपया नहीं, सेल्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करना चाहिए, और उसमें बाद में आगे करेंगे, अब बाकी का बाद में आगे। छोटा सवाल है, आपने बतौर दरखास्त गुजार चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उसके बाद ये केस फिक्स हुआ, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम्पल है कि एक दरखास्त गुजार ने जज को अप्रोच करने की कोशिश की और 1 लाख रुपया उस पर जुर्माना हो गया। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जब मैं एक काउंसिल भी हूँ और मैंने 50 साल जो उससे ज़्यादा जो वकालत की है, और हाई कोर्ट की वकालत 50 साल से, हर रोज़ वकला 9 बजे से उस वक्त 8 बजे होता था, 8 बजे से पहले या 1:30 बजे के बाद खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी पिटिशन लगवानी हो, और चीफ जस्टिस के दफ्तर के बाहर खड़े होते हैं और उनको एक एक करके बुलाया जाता है, और वो चीफ जस्टिस फैसला करता है कि अर्ली हियरिंग सेम डे लगाना है कि नेक्स्ट डे लगाना है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, सिफारिश का आंसर ही नहीं है। इस वक्त सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर, जिसमें एतजाज़ एहसन साहब और सरदार लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर बात कर रहे थे। आपको मालूम है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इस वक्त एक बड़ा अहम केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। 7 रुकनी बेंच है जो कि इसकी समात कर रहा था, फिर टूट गया है। पहले 9 रुकनी था, फिर 7 रुकनी, एंड देन ये भी टूटा है। वफाकी हुकूमत ने
जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठा दिया है इस बेंच के अंदर। वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है और चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि आप बेंच के एक जज पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अदालत को बदनाम मत करें। अगर ऐसे इल्ज़ामात हुकूमत लगाएगी तो फिर क्या होगा? इस सब पर हम वज़ीर आज़म से पूछें, उन्होंने कहा, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरा ख्याल है कि एतराज़ के बाद मेरा इस बेंच में शामिल रहना बनता नहीं है, मैं बेंच से खुद को अलग करता हूँ और मैंने पहली समात पर पूछा था कि अगर किसी को एतराज़ है तो बता दें, जस्टिस मंसूर ने कहा है। इसी हवाले से हमने बात करनी है, हमारे साथ जहाज़ेब अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे, हमारे रिपोर्टर, थोड़ी देर के बाद। लेकिन फिर वक्त एक बार फिर आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने एतराज़ उठाया है जस्टिस मंसूर अली शाह की इस बेंच में मौजूदगी से कि 9 रुकनी बेंच 7 रुकनी हुआ और फिर अब ये दोबारा बेंच टूट गया है हुकूमत के एतराज़ के बाद। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अब मेरा इस बेंच के अंदर रहना बनता नहीं है, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को इस बेंच से अलग कर रहा हूं। ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत जारी है और ये 7 रुकनी बेंच एक बार फिर टूट गया है। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ लगा दिया है और वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप बेंच के एक जज पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, जहाज़ेब। बिल्कुल जहाज़ेब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। ये मामला क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। देखें, आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज पर अटॉर्नी जनरल मुस्तम पर आए और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर ये एतराज था कि मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज करने वाले जो 4 दरखास्त गुजार, उनमें से एक दरखास्त आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ी सी जगह तब्दील करके बात कीजिए। मंसूर अली शाह के साथ एक रिश्तेदारी है, ये एतराज था। इस एतराज की बुनियाद के ऊपर जो है ये एतराज ऑब्जर्वेशन भरमी का इजहार किया गया और फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि जो है वो बेंच से अलग हो रहा हूँ और फिर उसके बाद बेंच टूट गया। अब ये कहा जा रहा है कि 11 बजे दोबारा बेंच आएगा और मुमकिन तौर के ऊपर अब 6 जजेस जो है वो इस केस की सुनेंगे। 9 रुकनी बेंच से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो 2 जजेस पहले अलग हुए, अब जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज किया गया तो 6 जजेस अब मुमकिन तौर के ऊपर दोबारा 11 बजे केस की कार्रवाई को आज से ही मजीद आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जहाज़ेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने। खबर आ रही है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और इसमें जो 7 रुकनी बेंच था वो भी टूट गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह पर हुकूमत ने एतराज़ उठाया। अटॉर्नी जनरल आज एज जहाज़ेब टोल्ड रोस्टम के ऊपर आए, उन्होंने उनके ऊपर एतराज़ उठाया, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मेरा ख्याल है इस एतराज़ के बाद मेरा इस बेंच में रहना बनता नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया। इस हवाले से आपको मजीद आगाही देते रहेंगे आने वाले बुलेटिन के अंदर। प्रोग्राम में सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और वक्त है हमारे सेगमेंट का निकले तेरी तलाश में। बिल्कुल, निकले तेरी तलाश में बात करें मुस्तनसर हुसैन तार साहब के। आज ट्रैकिंग की ज़िंदगी में जो ख़तरनाक तरीन लम्हात होते हैं उनमें क्या होता है, बता रहे हैं मुस्तनसर हुसैन तार साहब आज के निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। बात करेंगे ट्रैकिंग पर। पाकिस्तान ट्रैकिंग के हवाले से दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है और ट्रैकिंग हर तरह की ट्रैकिंग है यहाँ पे, यानी अल्टीमेट जो एक टेक्निकल ट्रैकिंग है वो भी है और एक ऐसे लेवल की ट्रैकिंग भी है जो कि को पैमाओं और उस तरह के ट्रैकर्स में खास फ़र्क नहीं रहता। बहुत मुश्किल पासेस भी हैं और ये तमाम जो ट्रैकिंग की दुनिया है, तमाम ट्रैकर्स हैं, ये यकीनन जितने भी रिस्क लेते हैं, इंसान जब भी रिस्क लेता है तो वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, लेकिन ये ऐसी जगहों पे फंसते हैं, कोपेमा भी ऐसी जगहों पे फंसते हैं जहाँ पे रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड नहीं रहता। रिस्क जमा तफरीक से बाहर हो जाता है, ख़तरा जमा तफरीक से बाहर हो जाता है, लेकिन आपको लेना पड़ता है। अगर वो आप ख़तरा नहीं लेते तो उस सूरत में हो सकता है कि उससे बड़ा ख़तरा हो। यानी इस तरह की चॉइसेस आती हैं कि आप अगर वो ख़तरा नहीं लेते तो हो सकता है कि 3 दिन की आपको मज़ीद ट्रैकिंग करनी पड़े उसी पॉइंट पे आने के लिए। ऐसी बहुत सारे पैराडॉक्सेस होती हैं, ऐसी बहुत सारी पहेलियाँ होती हैं जो कि एक ट्रैकर को उसका सामना करना पड़ता है। तार साहब ने क्योंकि स्नो लेक की, ब्याफो इस पर वगैरह किया, क्रोमर लेक का ट्रैक किया, ये तमाम ट्रैकिंग की जो उनकी पास्ट है उसकी रोशनी में तार साहब से हम एक सवाल करेंगे।
तार साहब, जब आप अपने ट्रैकिंग वाले माजी को देखते हैं तो यकीनन ऐसे कई लम्हात आए होंगे जो कि ख़तरे से भरपूर होंगे और आपने वो ख़तरा लिया होगा या नहीं लिया होगा। इन दोनों सूरतों में जब आप माजी की तरफ देखते हैं अपनी ट्रैकिंग की ज़िंदगी के हवाले से, तो ऐसे कौन से लम्हात थे जो ख़तरात से भरपूर थे या जिनमें सबसे ज़्यादा ख़तरा आपको फ़ील हुआ? वकार, दरअसल बात ये है कि आप घर से जब बाहर कदम रखते हैं ना तो ख़तरा शुरू हो जाता है, और जब आप पहाड़ों में जाता है तो वो ख़तरा और ज़्यादा हो जाता है। ऊपर से पत्थर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आप ट्रैकिंग पे जाते हैं तो यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये रास्ते में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बिल्कुल प्लेन हो, आप कहीं फिसल सकते हैं। ये मतलब कुदरत की मेहरबानी होती कि आप चलते जाते हैं और मतलब नीचे दरिया है, बराल्डो बह रहा है, उसके किनारे पे आप चल रहे हैं, अगर फिसल गए तो यूर गॉन देयर। चुनाचे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट नहीं कहता, रास्ते ऐसे आए जहाँ पे ऑलमोस्ट सर्टन डेथ थी और ज़ाहिर है कि हम बच गए, वरना हम यहाँ कहाँ होते। मसलन अब मेरे जहन में मुख्तलिफ आ रहे हैं, 8-10 आ रहे हैं, लेकिन एक दो चीज़ें जो हैं वो मैं बयान कर। मसलन अब तो शायद पाइयों तक जाती जीप वगैरह, लेकिन एक ज़माना था कि पाइयों के ज़रा शॉर्ट एक जगह थी, ये फुटपाथ जा रहा, फुटपाथ से मुराद है वो रास्ता था कच्चा था और यूं वो नीचे होता है और वो फिसलना है रास्ता, मतलब है कि उसमें कंकर है और बिल्कुल नीचे बराल्डो है। उसको डेथ ड्रॉप कहते थे, उसका नाम ही डेथ ड्रॉप। और कहा जाता था कि हर साल इसमें कोई ना कोई गिरता है। और हमसे पिछले बरस वहाँ पे एक मज़दूर जो था पोर्टर, वो गिरा और वो कहते हैं कि उसकी जो लाठी थी वो एक झाड़ी में रह गई और उसके बाद वो नीचे चला गया, वहीं उन्होंने फातिहा पढ़ ली। तो एक तो जाहिर है कि वो डेथ ड्रॉप हमारे लिए पहला बड़ा ट्रैक था, तो वो था। ग्लेशियर के ऊपर चलना इटसेल्फ ऑल द टाइम वो डेथ ट्रैप है। कहीं से भी स्नो नरम होगी, आप नीचे जा सकते हैं। उसके बाद के जो अब अगर आप जाते हैं K2 के बेस कैंप की जानिब, तो रास्ते में झीलें हैं छोटी छोटी, बर्फ़ानी, नीचे भी बर्फ़ है, ऊपर पानी है। वो बहुत ख़तरनाक क्योंकि वो स्लिपरी होती है। वहाँ पे 2 इंसिडेंट हुए थे कि बंदा चलते चलते गया, फिसला है, वो उसमें जा पड़ा है पानी में, झील में। थोड़ा थोड़ा पानी है इतना, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि बर्फ़ है, उससे को किस तरह उसको बाहर निकालेंगे, उसको रास्ता भी नहीं, और वो फ्रीज़ हो जाता। तो ये उधर होता रहता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो मैक्सिमम आए हैं स्नो लेक ट्रैक के दौरान आए, हम लकी भी बहुत रहे। मसलन उसमें एक मुकाम ऐसा आया कि जब हम हेस्पर क्रॉस किया, हमने नीचे गए और नीचे से मुराद ज़रा नीचे हुए तो वहाँ पे एक बर्फ़ का पुल आया। मेरी जो बचपन की याद है कि कश्मीर में भी मैंने एक दरिया के ऊपर बर्फ़ का पुल देखा था। वो तो चौड़ा था लेकिन ये इतना था और मतलब कि 8-10 फुट के बाद दूसरी तरफ चला जाता और नीचे उसके खाई थी और मतलब नीचे बर्फ़ थी। तो मैंने कहा पोर्टर से, मैंने कहा यहाँ से तो नहीं हम गुजर सकते। उन्होंने कहा जी अगर और किसी तरफ से जाएंगे तो 2-3 रोज़ और लग जाएंगे। सो वी हैड टू क्रॉस इट। यानी ट्रैकिंग के दौरान कई ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ आपको करना पड़ता है। मतलब है कि अगर क्यों पंगा लिया, मतलब ये मसला है ना कि क्यों आए हैं अगर नहीं कर सकते। उसमें वह पोर्टर गया, रस्सा लेके, उसने रस्सा थामा हुआ है और आप उस रस्से को थाम के चल रहे हैं उसके ऊपर, और वो किसी वक्त भी कोलैप्स हो सकता है। अगर आपका पाँव फिसलता है तो वो रस्सा कुछ भी नहीं करेगा, लटक तो नहीं सकते। एक वो मतलब मुझे अभी तक याद है कि वो जिस तरह पसीना आया मैंने, और ज़ाहिर है मैं कलमा पढ़ के बच्चों को याद करके तो उसके पार गया। उसी ट्रैक के दौरान एक और जगह आई, वहाँ पे कच्चा रास्ता था, कच्ची पहाड़ी, इधर ग्लेशियर था मतलब हेस्पर, और वो थोड़ा सा गिरा हुआ था, ऊपर से आते हैं ना कंकर वगैरह, और वो रास्ता नहीं था, मेरा 4-5 फुट का रास्ता था। अब ये जो होते हैं ना वहाँ पे लोकल, इनमें और हम में फ़र्क होता है। हम कदम जमा के चलते हैं मैदान वाले, उनके कदम जो है वो लाइट होते हैं, वो इससे पहले को फिसल जाए वो आगे चले जाते। तो वहाँ पे वो दूसरी तरफ खड़ा हो गया और उसने कहा कि आप आ जाएं।
जब मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो मेरा पाँव नीचे जा रहा है, और एन लास्ट मोमेंट पर उसने मुझे पकड़ लिया और नीचे से गूंज आ रही है अजीबो गरीब। और उसके बाद हमारे 2 साथी जो थे उन्होंने कहा जी हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ही आप घर से कदम रखते हैं, मसलन एक जो मैं बाई रोड गया था यूरोप, 17 मुल्क घूम के आ गया, कुछ भी नहीं हुआ, खराश तक नहीं आई। लेकिन तब मैं लक्ष्मी मेंशन रहता था तो स्कूटर पे आ रहा था 2 दिन के बाद, ये 6-7 माह गुजारने के बाद बिल्कुल। और वहाँ से पीछे से किसी ने टक्कर मारी तो मैं एक ट्रक के अंदर चला गया, वहाँ ज़ख्मी होकर पड़ा रहा। कहने का मतलब ये है कि सारी नसीब की बात है। वो 6-7 माह कुछ नहीं हुआ, 17 मुल्कों में कुछ नहीं हुआ, और एन मेरे घर की खिड़की के नीचे हो गया। बहुत शुक्रिया तार साहब। इंसानी ज़िंदगी में जब भी आप यूजुअल पैटर्न से हटते हैं तो वही चीज़ें जो आपको याद रहती हैं। ट्रैकिंग एक जो रूटीन होती है आपकी लाइफ की, उससे हट जाने का नाम है। जब आप उससे हटते हैं तो वो, क्योंकि वो अनयूजुअल होता है, वो दिमाग के लिए एक सरप्राइज़ लिए होता है, तो आपको याद रह जाता है। और ज़िंदगी भी वही है जो आपको याद रह गई है। बाकी अनगिनत ज़िंदगी के दिन आपने गुजारे हैं, आपको याद नहीं है, वो ज़िंदगी नहीं थी। ट्रैकर अपनी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात लेके आता है जो कि रहती उम्र तक, रहती ज़िंदगी तक उसके साथ रहते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात का इजाफा करते रहिए। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद जी वापस आ गए। आपको पता है ईद कुर्बा की आमद है पाकिस्तान में। आपको पता है जुमेरात को यानी 29 जून को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। मवेशी मंडियों में जो कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए ख़रीदारों का रश है, उसकी क्या सूरत हाल है? जहाँ ख़रीदार कम है और कम कीमत में वज़नी और ख़ूबसूरत जानवर ख़रीदना चाहते हैं, वहीं जो व्यापारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करने के चक्कर में है। और मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर जी मौजूद है, लेकिन इनकी कीमतें सुनकर खरीदार खरीदने की बजाय सिर्फ देखने पे मजबूर है। और ऐसा वाकई है, महंगाई के बाइस मंडियों की रौनकें फिलहाल तो बहाल नहीं हुई। इंतजामात क्या हैं? अब चूंकि आज इमरान बारिशें भी बड़ी शदीद हो रही हैं और मवेशी मंडियों में जो व्यापारी दीगर इलाकों से आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं मुल्क भर के, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं। तो अभी ताज़ा तरीन सूरत बिल्कुल इस हवाले से वैसे तो हम अरमला हसन से भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये जानवर खरीद बैठी हैं और अहवाल बता रही हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हैं माशाअल्लाह। लेकिन हम ज़रा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, क्या पता कल के बाद मंडी चेंज हो गई हो तो कुछ डिस्काउंट मिल जाए हमें 2 नुमाइंदगान हमारे ज्वाइन करें 2 मेन स्टेशन से, लाहौर एंड कराची। आफ्ताब भाई हमें ज्वाइन करें फ्रॉम कराची और अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। लेकिन आफ्ताब साहब आपकी इजाज़त से ज़रा पहले मैं अफजाल से इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ जैसे अरबला ने कहा कि मंडी है, बल्कि बारिश ने भी खूब रंग जमाया। और अभी ऑफर हमें ये मालूमात पता चली कि तारीख की सबसे ज़्यादा बारिश हो गई, 274 कोई रिकॉर्ड बन गया। अफजाल भाई से ही पूछ लेते हैं, अफजाल भाई क्या मतलब रिकॉर्ड बारिश हो गई बहुत ज़्यादा लाहौर में आज? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि पीडीएम की जानब से ऑलरेडी जो है अलर्ट जारी किया गया था, तो आज लाहौर शाम सुबह के वक्त जो है वो लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई और चंद घंटों में लाहौर जल थल हो गए। तो 274 मिलीमीटर बारिश है, वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, वो लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई है, जहाँ पे पानी ही पानी है। आप यकीन करें कि आपकी तरफ से ये लाहौर में हमने जो कैटल मार्केट पर आपके लिए प्रोग्राम करा था, इसके लिए हमें कम से कम 1.5-2 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में। तो तमाम शाहराहों पर जो है सड़कों पर पानी ही पानी है, पसमानदा इलाकों में पानी ज़ेरे आब है और पूरी ज़िले इंतज़ामिया पंजाब गवर्नमेंट जो है लाहौर से पानी निकालने के लिए आब निकासी के लिए मुतहरक है। तो इस हवाले से लाहौर इस टाइम जो है अभी 30 जून तक जो है वो अलर्ट जारी है कि लाहौर में इस किस्म की और पंजाब में बारिशों का इम्कान है। तो यूँ अलबत्ता गर्मी की शिद्दत ज़रूर कम हो गई है और मौसम खुशगवार हो गया। तो लगता है कि ईद उल ज़ुहा भी जो है जो शदीद गर्मी में होती थी, मौसम कदरे बेहतर रहेगा। तो बाकी रहेगी जो ऐसे आपने कहा कि ईद उल ज़ुहा पे कुर्बानी के बकरों के हवाले से तो कम रेट में बेहतर बकरा लेना तो मेरा ख्याल है एक ख्वाब देखने के मुताबिक ज़रूर है। तो इस टाइम को मैं चूँकि लाहौर में सगिया पुल पर जो लाहौर की मेन एंट्रेंस मंडी है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि छोटे बड़े जानवरों की बहुतात है, लेकिन वो जैसे अर्मिला ने कहा कि रेट तो पूछ सकते हैं, जानवर नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे आम चूँकि महंगाई ज़िंदगी के दीगर शोबों की तरह लाहौर में ख़ासतौर पर कुर्बानी के जानवरों के गुज़श्ता साल की निस्बत डबल से ज़्यादा महंगे दिखने में आ रहे हैं। छोटा सा बकरा जो आम नॉर्मल पर 20 से 25 किलो का जिसका वेट है वो कम 60, 65, 70 हज़ार से कम दस्तयाब नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें उससे बड़े बकरे की,
तो वो लाख से ऊपर तक का है। इसके तो दरमियाना वो 25-30 किलो गोश्त निकल सकता है, वो लाख से ऊपर है। और फला यानी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और ख़रीदार उस तरह से नहीं है। हम ज़रा इंतजामात की भी बात करेंगे। पहले आफ्ताब खान से बात कर लेते हैं, कराची की सूरत हाल। आफ्ताब साहब, अभी आपने अफजाल ताल साहब की बात तो सुनी, जो सूरत हाल है लाहौर की, हम यहाँ पे जो मंडियों के हवाले बता रहे हैं, कराची में क्या सूरत हाल है? क्या यही हाल है कि व्यापारी जो है वो मुँह मांगी कीमतें मांग रहे हैं और ख़रीदार नहीं है, चूँकि हम महंगाई तो है ही? जी बिल्कुल। पिछले 2 हफ्ते की अगर हम बात करें यानी 15 रोज़ के दौरान, तो इसमें लोग जो है शशो पंज में मुब्तला नज़र आए ख़रीदारी करते वक्त, क्योंकि कीमतें जो है गुज़श्ता आफ्ताब साहब, आपकी माइक की कुछ केबल का इशू है, इसको प्लीज़ सॉर्ट कर लीजिएगा या करीब कर लें माइक। हाँ जी, अब दोबारा बोल के नहीं। आफ्ताब साहब, अपने ऑडियो का इशू को सॉर्ट की। मीनवाइल हम दोबारा आपकी जानिब रुख करते हैं। अफजाल तालिब साहब जो के पास सवाल है अफजाल, क्या ये कि जो चारा है ये क्या डॉलर्स में आता है? जो बकरे इतने महंगे हैं, डॉलर की कीमत के साथ साथ बकरों की कीमत इतनी ऊपर चली गई है अफजाल साहब? नहीं, एक्चुअली बात है कि जब हमने व्यापारियों से बात की थी, आप देंगे जी गुस्सा साल की निस्बत इतना इजाफा तो नहीं हुआ। वो कहता है जी मुझे भी ये बताएंगे कि पेट्रोल की कीमत क्या थी, इसी तरीके से जो खाद की कीमत क्या है। अब खाद तो बाहर से इंपोर्ट होती है, वो कहता है खाद लिहाजा बाहर से आती है। जो हम मुलाजमी रखते हैं उनकी कीमतें भी डबल हो चुकी हैं, मजदूरी की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन का अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पे बारिश ने कितना डिस्टर्ब किया मंडी को? अमूमी तौर पर जब बारिशें होती हैं तो इसका असर मंडियों के रेट पे भी पड़ता है, और अब चूंकि 30 तारीख तक प्रेडिक्शन है और सारे किसान, ये जो जितने मवेशी बेचने वाले व्यापारी वो भी समझते हैं, तो इसने इम्पैक्ट किया है कुछ मंडी के रेट्स को बारिश ने? एक्चुअली बात है कि लाहौर में 9 मंडियाँ लगाई गई हैं, तो शाहपुर कांजरा की मंडी जो वो वेल स्टैब्लिश मंडी है, उसके अलावा जितने मंडियाँ वहाँ पे तो बर्बादी की सूरत है। अच्छा। आप यहाँ पीछे कोई टेंट बाकी नहीं रहा, कोई चीज़ सिस्टम बाकी नहीं रहा, लेकिन लोग इसके बावजूद पानी में खड़े जानवर भी हैं, व्यापारी भी, और जो खरीदार है। तो इंतजामिया कहाँ है अफजाल तालिब साहब? इंतजामिया ने इनको किस इंतजाम दिए हैं? जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मुल्क भर से मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं अपने मवेशी लेके इन शहरों में, तो इंतजामिया ने इनको किस तरह से फैसिलिटेट किया है? असल में एक्चुअली इस दफ़ा जो है महकमा बल्दियात की जानब से नाकस मनसूबाबंदी भी की गई। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बता दिया कि इस दफ़ा हर साल हम तकरीबन 2-2.5 अरब रुपया लाहौर पर खर्च करते हैं, तो इस दफ़ा हम चाहते हैं कि पैसा आवाम का पैसा बचाएं और जानवर पर टैक्स आयद नहीं किया जाएगा और लोगों को फ्री सर्विस दी जाएंगी। अब उस फ्री सर्विस के चक्रों में ना तो जानवर पर टैक्स लगाया गया और ना ही फ्री सर्विस के चक्कर में इंतजाम दिए। आफ्ताब साहब हमारे साथ आ गए। जी आफ्ताब साहब, प्लीज़ बताइएगा कराची मंडियों की सूरत हाल। जी, जिस तरह इससे कबल भी मैं बता रहा था कि 15 रोज़ के दौरान, 2 हफ्ते के दौरान देखें तो लोगों का जो रुझान था वो इंतहाई कम रहा मंडियों की जानिब। लेकिन अब चूँकि ईद में 2 दिन रह गए, कल जो है इतवार के दिन बहुत ज़्यादा रश था। शहर की मरकज़ी मंडी जो कि नॉर्दर्न बाईपास पर क़ायम की गई है, 700 एकड़ के रकबे पर मुहित है ये नॉर्दर्न बाईपास मंडी। और इसके अलावा झैली मंडियों की बात करते हैं तो शहर के मुख्तलिफ इलाके, जिसमें 2 किस्म की मंडियाँ हैं, इसमें मुस्तकिल भी है और जो आर्जी मंडियाँ वो भी कायम की गई है। ख़रीदारों के हवाले से अगर हम देखें कीमतों के हवाले से, तो गुज़श्ता साल की निस्बत जो है वो दुगने इस दफ़ा कीमतें जानवरों की। और पहले जो एक औसत जानवर जो है 70 से 80 हज़ार का मिल जाता था, जिसमें इनफरादी सतह पर लोग जो है वो कुर्बानी कर लेते थे, अब उसकी कीमतें जो है 1,80,000 तक मांगी जा रही है। इसी तरह अगर फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, मज़ीद जो बड़े हैवी जानवर है उनकी अगर बात करते हैं, तो ऐसे जानवर भी कराची की मंडियों में मौजूद है, मवेशी मंडियों में, जिसके जो है वो 12 लाख 15 लाख तक की जो है कीमतें मांगी जा रही है। और इसके अलावा यही बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, जवाब दे दीजिएगा। ये क्या जो ट्रांसपोर्टर्स यहाँ से लेके जाने के लिए जानवरों को जो लेके जाते हैं, क्या उन्होंने भी अपने रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं? क्योंकि वो भी एक बड़ा अहम खर्चा होता है ना जानवर खरीदे जाने के बाद। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर हमने व्यापारियों से पूछा है तो वो माजी यानी 1 साल पहले की बात करें कि हमें 3 से 4,500 हज़ार के करीब जो है वो एक जानवर पड़ता था। अब वो ये दावा कर रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक जानवर जो है उनको कराची मुंतकिली के लिए 14,000 रुपये वो ट्रांसपोर्टर्स को पे कर रहे हैं। और उसी हिसाब से जो है वो फिर ये कीमतें ज़ाहिर है वो फिर मतलब गांवों से खरीदारों से 200% से भी ज़्यादा उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है तो कॉल उनकी वो हो गई। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, खास तौर पे अफजाल साहब, आप बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे, और आफ्ताब भाई आपका भी थैंक यू वेरी मच। आगाह करे थे इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं हम।
जी, तो आप देख रहे हैं एक्सप्रेस और ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा। इससे पहले कि आपसे इजाजत चाहें, आपको हमने अपना सेगमेंट दिखाना है, दैट इज देसी फूड, और यहाँ पे आपको इस बारिश के मौसम में खिलाएंगे अंगारा पुलाव, इजाजत चाहने से पहले। और कल आएंगे हम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बारिश अल्लाह करे हालात इजाजत दे। आप अपना ख्याल रखिए, सेगमेंट देखिए, आपसे कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, आज मैं आई हूँ गजाली रोड समनाबाद, जहाँ पर है ग्रैंड फूड पॉइंट। यहाँ की स्पेशलिटी तो अंगारा पुलाव और चिकन रोस्टेड राइस हैं, लेकिन ये उसके साथ तैयार करते हैं बहुत सारी इकसाम की हांडी और बारबेक्यू। आइए चलकर देखते हैं कि लोग यहाँ से क्या खाना पसंद करते हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है। आपने क्या ऑर्डर किया? हमने जी ऑर्डर किया था इनका चिकन पुलाव और चिकन कबाब और ये मलाई बोटी चीज़ के साथ। टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट इनका ओवरऑल बहुत अच्छा। इनके खाने की आपको खास बात क्या लगी? खास बात ये इनकी लगी है, इनका ये चिकन पुलाव है ना, ये हमें जैसे कि हम अपने घर में खाते हैं वैसा हमें टेस्ट मिला। क्या ऑर्डर किया था आज आपने? आज तो मेरा बारबेक्यू का ऑर्डर है। वैसे मैं इनका जो सारा मेन्यू ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन क्या ज़्यादा शौक से खाया आपने यहाँ पर? बारबेक्यू इसमें खासकर स्पेशल इनका जो कलमी टिक्का है वो बहुत अच्छा है, और मलाई बोटी। इसके अलावा इनका अंगारा पुलाव है जो कि एक यूनिक आइटम है, क्योंकि उसमें इन्होंने जो है ना चिकन वो रोस्ट की फॉर्म में दी है, जो कि ऑलरेडी कहीं पे मैंने ट्राई नहीं किया। इनके खाने की आपको खास बात क्या लगती है? ख़ास बात यह है कि इनके खाना खाने से ना एक तो जलन नहीं होती, ठीक है, स्टमक में कोई इशू नहीं होता, और भारीपन जो होता है ना मसालों का वो फील नहीं होता। आपने यहाँ से क्या ऑर्डर किया? मैंने यहाँ से मखनी हांडी ऑर्डर की है और बारबेक्यू ऑर्डर की है। क्या शौक से आप यहाँ से खाते हैं ज़्यादातर? यहाँ से हम बारबेक्यू ही खाते हैं इनका ज़्यादातर। और इनका जो है मखनी हांडी बहुत अच्छी है। इनके खाने की खास बात क्या लगती है आपको? इनके खाने की खास बात ये है कि स्पाइसी नहीं है और टेस्टी है। आपने क्या ऑर्डर किया था? मैडम हमने ऑर्डर किया था इनको पुलाव, साथ चिकन कबाब और चीज़ टिक्का। टेस्ट कैसा लगा आपको? टेस्ट अच्छा लगा। एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इनकी ना जो स्पाइसी नहीं है ज़्यादा, जो कि मैं पसंद करता हूँ कि नॉर्मल ही। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर इश्तियाक अहमद साहब। आप मुझे बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 6 महीने हो गए हमें माशाल्लाह ये काम स्टार्ट किए हुए। आपको ये रेस्टोरेंट बनाने का ख्याल कैसे आया? माशाल्लाह हम 3 पार्टनर हैं। एक हमारे हैं आदिल सुहेल साहब हैं और रिजवान आशिक साहब हैं। इनका जो है वो भी खाने के साथ काफ़ी जो है वो लिंक रहा है खाने वगैरह के काम के साथ। हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक ऐसा रेस्टोरेंट जो है वो समनाबाद के अंदर हम मुतारिफ़ कराएं। अच्छा ये बताइएगा, आपने अपने रेस्टोरेंट का नाम ग्रैंड फूड पॉइंट ही क्यों रखा? हमने रेस्टोरेंट का नाम इसलिए ग्रैंड फूड पॉइंट रखा था कि हम एक ही रेस्टोरेंट के अंदर हर एक चीज़ जो लोगों को पसंद है, लाइक फास्ट फूड एंड देसी फूड, पाकिस्तानी फूड, वो हम एक ही छत के नीचे जो वो सर्व करना चाह रहे थे। आप यहाँ पर कौन कौन सी डिशेस बनाते हैं? हमारे पास बारबेक्यू है और चिकन हांडी हैं, चिकन कढ़ाई हैं। बारबेक्यू में हमारे पास स्पेशली GF स्पेशल कबाब हैं, रश्मी कबाब हैं, शीश टॉक बोटी है, मलाई लाइक पीसेस भी हैं। और हांडी में क्या क्या बनाते हैं? हांडियों में हमारे पास चिकन वाइट हांडी है, मक्खन लजीज है और चिकन हरी मिर्च है। और उसके अलावा हमारे पास राइस में आ जाता है जी चिकन रोस्ट पुलाव है। एक अंगारा रोस्ट पुलाव जो हमने इंट्रोड्यूस कराया यहाँ पे, वो सबसे स्पेशल और हमारी स्पेशलिटीज़ में आता है। ये बताइएगा अंगारा पुलाव कैसे बनाया जाता है? अंगारा पुलाव बेसिकली एक ग्रिल्ड चिकन होता है, जो एक फुल चिकन हम यूज़ करते हैं उसमें, और उसके अलावा इसमें राइस होता है। इसको हम सर्व करते हैं विद रायता और सलाद के साथ। आपके खाने की ख़ास बात क्या है? हमारे खाने की ख़ास बात माशाल्लाह ये है, जो हम मसाले जो यूज़ कर रहे हैं वो अपने बनवाए हुए हैं, अपने पिसवाए हुए, अपनी आंखों के सामने जो है वो हम इसको बनवाते हैं, ताकि और हमारी एक अपनी स्पेशल रेसिपी और फ्रेश चिकन यूज़ करते हैं। बारबेक्यू में लोग ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं? GF स्पेशल कबाब हैं, चिकन टिक्का जो है वो बहुत फेमस है। और लोग ज़्यादातर कौन सी हांडी खाना पसंद करते हैं? में मक्खन लजीज हांडी है और चिकन हरी मिर्च बहुत फेमस है हमारे यहाँ। यहाँ पर हर तरह का कस्टमर आता है, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा है? माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है, जो हमने सोचा था उससे बढ़ के हमने यहाँ पे जो है ना वो ली है। और आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स क्या हैं? दोपहर 12 बजे से लेकर रात 2 बजे तक है। बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। थैंक यू।
नाजरीन, मेरे लिए बहुत सारा खाना आ चुका है जिसमें यहाँ की स्पेशलिटी अंगारा पुलाव भी है। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, ये वाकई बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।